अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बैंकिंग सेक्टर पे हमारा टॉपिक रहेगा और मेरा नाम मोहित जैन है। 2019 से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2021, 20 और 22 में मैंने अपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक कर रखा है। बेसिकली टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्री और मेंस को लेकर कुछ अलग रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, है ना। हमें हमेशा उस पर फोकस करना होगा कि प्री जब आप दे रहे हैं तब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जब मेंस के लिए कर रहे हैं तब रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्योंकि जो मेंस और प्री को साथ में लेकर चलने वाली चीज़ें थी वो दिसंबर तक हो जानी चाहिए थी आपकी। अब जनवरी से आपको प्री पे फोकस करना पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड इट, पिछले साल का आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आप प्री और मेंस आप फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद थोड़ा टफ पड़ता है आपको। तो हम ज़्यादा बातें ना करके अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि प्री में रिक्वायरमेंट आपकी क्या है यूपीएससी की, और आपको क्या क्या आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए किसी हर सब्जेक्ट के। उसके बाद में आपको स्ट्रॉन्ग पीवाईक्यू एनालिसिस करना होगा। स्ट्रॉन्ग, ओके, मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन की थीम प्लस उसके 4 ऑप्शन पे आपको डिटेल एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन राइट है उसको देखा और छुट्टी, बाकी के बचे 3 ऑप्शंस पे भी आपको एनालिसिस करना होगा। फिर उसके बाद में हमारा स्टैटिक जो है, जो लक्ष्मीकांत या जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, शंकर आईएएस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना होगा। बुक्स को भी आपको ख़त्म करना होगा। एंड देन उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, वो भी सिर्फ स्टैटिक रिलेटेड और पीवाईक्यू रिलेटेड, ठीक है। देन उसके बाद में आपको फोकस करना है अपने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे, जिस पे आप है ना किसी भी मंथली मैगजीन या ईयरली जो कंपाइलेशन आते हैं, पीटी 365 हो गया या कुछ भी जो भी आपके आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप उन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर मैंने जो प्रेफर किया था करंट अफेयर्स के लिए, विजन का मंथली मैगजीन का मटेरियल था। एंड उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कौन से हैं, जहाँ पे आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक भी कवर हो। और वो भी किस फॉर्म में कि एक क्वेश्चन के अंदर मान लो स्टैटिक का क्वेश्चन है तो उसके साथ में 4 ऑप्शन में करंट भी लिंकेजेस हो और स्टैटिक भी, या फिर करंट का क्वेश्चन है तो उसका स्टैटिक भी ऑप्शन में हो और करंट का भी। इस टाइप की टेस्ट सीरीज अगर को प्रोवाइड करा रहा है तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एकदम तैयारी करवाएगा, वो भी एकदम उस माहौल में जो यूपीएससी लेता है पेपर। उस तरीके से आपका मेंटल स्ट्रोंगनेस और मेंटलिटी चेक करेगा। और कुछ क्वेश्चन उसमें स्टैटिक के प्योर स्टैटिक होने चाहिए और कुछ क्वेश्चन उसमें प्योर करंट अफेयर्स के भी होंगे, ठीक है। तो उस टाइप की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है फुल लेंथ के लिए। बाकी आपका जब पीवाईक्यू हो जाए और स्टैटिक हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ स्टैटिक का है। पर सब्जेक्ट 2-3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, ताकि आप गलती करो तो अगली टेस्ट में उसको सुधार पाओ और अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाओ। लेट्स वी स्टार्ट टुडेज अवर टॉपिक इज बैंकिंग सेक्टर पे। पहले हम बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो हम इसमें कवर करेंगे इंट्रो फर्स्ट, क्योंकि जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो आपको पर्टिकुलर एक सेगमेंट पे आपका इंट्रो ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, इंट्रो और कंक्लूजन, ओके। और आप है ना इसमें वे फॉरवर्ड भी रेडी कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपकी रेडी होगी तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जब आपको 3 ही महीने मिलते हैं मेंस के लिए तो अगर टाइम नहीं होता तो वो आप जुलाई से दिसंबर तक कर सकते थे। अगर नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, वो मैं इन पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। और सारे जो वे फॉरवर्ड है वो ऑथेंटिक दूंगा, जो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है या फिर गवर्नमेंट ने कुछ कहा है या आरबीआई ने कुछ कहा है तो वैसे चीज़ें दूंगा मैं, ठीक है। तो आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम बेसिकली कवर करेंगे इंट्रो, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, फिर कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है। इतना हम आज करेंगे। बाकी चैलेंजेस, रिफॉर्म, गवर्नमेंट स्टेप्स, रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन ये हम करेंगे कल, ठीक है। तो हमारा 2 दिन में बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँ। हालांकि ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप नंबर इस पर डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो मैं क्योंकि थ्योरी बाय थ्योरी पूरा नहीं चलूँगा, ऐसा मैं जो इसमें की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करूँगा और आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअली। तो इंट्रो में बेसिकली हमने यही बात करी है कि कितना क्रूशियल रोल जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर प्ले करता है, ठीक है। और वेरियस टाइप के बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है वो क्या करता है, वाइड रेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसीलिए तो इतना क्रूशियल रोल भी प्ले कर रहा है। क्या वाइड रेंज की सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है वो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स, क्रेडिट सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वेरियस गवर्नमेंट बैंक स्कीम और फाइनेंशियल इंक्लूजन टाइप की चीज़ें
जो है वो बैंकिंग सेक्टर में प्रोवाइड कराता है, एक पब्लिक जनरल पब्लिक जो है उनको प्रोवाइड कराता है। द सिस्टम हैज़ अंडरगोन सेवरल रिफॉर्म्स। जो ये बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी रिफॉर्म से गुजरा हुआ है। आपने सुना होगा बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड नॉर्म्स, जो कि आगे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ओवर द ईयर इन्हांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इतने जो रिफॉर्म्स किए गए टाइम टू टाइम, उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए ये सारे गवर्नमेंट स्टेप लेती रहती है। लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो लेट्स सी हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। अब शेड्यूल्ड बैंक भी दो प्रकार के हैं, कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक, नॉन कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड बैंक। जो कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक है वो 5 टाइप्स के हैं। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट भी प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो भी दो प्रकार के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअली। हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्ड बैंक से। तो जो आरबीआई है वो एक्चुअली शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है, आपको ये दो एक्ट याद रखने क्योंकि यूपीएससी इसमें फंसाएगा। आरबीआई एक्ट है, ओके, 1934 का, और एक है बैंकिंग बीआर एक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, ठीक है, 1949 का। तो जो भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में आते हैं, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक है। क्या है, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक है, और जो नहीं आते वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने वाली होगी। इसमें मैंने वही लिखा है एक्चुअली, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे फंसाएगा, आपको बीआरए दे देगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इसके सेकंड शेड्यूल में। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें शेड्यूल्ड बैंक आर दोज लिस्टेड इन Schedule second of the Reserve Bank of India Act 1934 and consists the majority of the banks operating under the central bank, ठीक है। एज पर द रूल्स द बैंक पेड अप कैपिटल, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपीज़, या रेस फंड जो है वो लिस्ट कम से कम 5 लाख रुपीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक आर आल्सो मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इसको एक बेसिक सा अपने आसपास के सिनेरियो से देखें तो मान लो कि आपके ताऊ जी का कोई लड़का है, चाचा जी का कोई लड़का है, आपने उससे कभी 5 लाख रुपए लिए थे, और आप उसको पिछले 2-3 सालों से कभी 20,000, कभी 30,000, जैसे जैसे उसको ज़रूरत है आप उसको देते जा रहे हो। तो मान लो कि अब आप ये भी तो चेक करोगे कि यार मैं देते जा रहा हूँ, तो 5 लाख उतर गए या बाकी हैं, कितना लेना देना बाकी है, वो सारा क्लियर करना है, क्लियरिंग हाउस कहलाता है। तो क्या है, जो भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो क्लियरिंग हाउस का हिस्सा होते हैं। द आरबीआई हैज़ ऑल्सो लेड स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इन आरबीआई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ 2015 में आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, कुछ गाइडलाइंस दी थी। सम ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर इंक्लूड इन द सेक्शन ऑफ द सीईओ एंड अदर सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, ठीक है। द प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है शेड्यूल्ड बैंक को। अब शेड्यूल्ड बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, फिर उसके बाद में पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, इस तरीके से हम चलेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक का क्या काम करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब किसी को अपने बैंक में पैसे डलवाने, सेविंग अकाउंट में पैसे डलवाने, तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दिस बैंक्स मेक अ डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, ठीक है। अगर आपने चेक दिया, मान लो 50,000 रुपये आपको निकलवाने, आपने चेक दे दिया, तो बैंक आपको उस आपकी डिमांड पे पैसे देता है उस चेक के बिहाफ पे। दे प्रोवाइड फैसिलिटी मनी ट्रांसफ़र एंड ड्राफ्ट पब्लिकेशन, ये आपको पता ही है कि है ना, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, आपको उधार की भी सुविधा देता है, आपको मनी ट्रांसफ़र की भी सुविधा देता है, एंड ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी देता है। दे मेक लॉकर अवेलेबल टू कस्टमर, ठीक है। तो शेड्यूल बैंक जो है वो कस्टमर को लॉकर भी प्रोवाइड कराता है। दे कैन ऑल्सो मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपने मान लो कि बैंक के पास में डॉलर में पैसा पड़ा है, आपने फॉरेन एनआरआई सुविधा ले रखी है, तो उसमें भी आपको डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज़ में दे देता है आपको बैंक। बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल बैंक के बेनिफिट्स क्या है, तो पहली बात तो ऑल शेड्यूल बैंक लिस्टेड विद द आरबीआई, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे मैं इंडिया की पब्लिक जो है मोस्ट ऑफ द किस पे ट्रस्ट करती है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक यू कैन से कि इंडिया की पब्लिक को गवर्नमेंट पे भरोसा है, तभी तो इंडिया की पब्लिक का मार्केट चल रहा है, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो रन हो रही है, तो पब्लिक का विश्वास सरकार पे बना हुआ है, ठीक है। और जो अपने मार्केट में लीडर होता है उस पर पब्लिक का विश्वास बनता है कहीं ना कहीं। जैसे आप कह सकते हो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है,
ठीक है, ऐसा और कोई सेंट्रल बैंक हमारा है नहीं, तो आरबीआई के ऊपर सबको भरोसा है। तो जो भी आरबीआई के बच्चे कह सकते हो आप, या फिर जो भी आरबीआई के अंदर शेड्यूल्ड होगा, आरबीआई जिसको रेगुलेट कर रहा है, उन पर भी बैंक जो है वो ट्रस्ट रखेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। तो बैंक बिकम एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल डेब्ट लोन्स एट द बैंक रेट एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, जो भी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है उन सभी को क्या होता है, प्रेफरेंशियल 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 डेब्ट्स लोन्स एंड बैंक्स रेट वगैरह आदि मिलती हैं, उस पर वो लोन ले सकते हैं आरबीआई से। तो बैंक आल्सो बिकम मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस, वो मैंने आपको पता है पहले ही बता दिया क्लियरिंग हाउस क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ओके, एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर जब आप करते हो, जैसे मैं सेल्फ ट्रांसफर करता हूँ कई बार, तो वो सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, आप जैसे शेयर मार्केट वगैरह में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो वहाँ से ट्रांजेक्शन तो आपका बैंक से ही होता है, पैसा तो आप बैंक से ही डाल रहे होते हो ना उसमें, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। दे आर एबल टू ऑब्टेन अ सेंट्रल बैंक फैसिलिटी। ठीक है, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी, तो सेंट्रल बैंक से रिफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी प्राप्त करते हैं। जब पैसा खत्म होता है तो सेंट्रल बैंक उन्हें रिफाइनेंस कर देता है। करेंसी स्टोरेज फैसिलिटी, वही फॉरेन एक्सचेंज वाला काम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया, व्हाट आर द शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया, एसबीआई, ठीक है, बीओबी, पीएनबी, आईसीसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे ये सारे बैंक्स हैं जो शेड्यूल्ड बैंक में रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, जो आरबीआई के 1934 एक्ट के सेकंड शेड्यूल में नहीं है लिस्टेड, तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। दे मस्ट आल्सो मीट द, मतलब नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भाई जो बैंकिंग की गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करनी। अगर आपको इंडिया में रन कराना है, तो आपको बैंक रन कराना है, तो आपको है ना क्या बोलते हैं, कुछ गाइडलाइंस तो फॉलो करनी होगी। वो भी अपना केस सीआरआर जो होता है, बताऊंगा आगे जाके कि क्या टूल्स हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसमें हमारा सीआरआर कवर होगा। ठीक है, तो सीआरआर वो अपने रखते हैं, वो भी सीआरआर को मैनेज रखते हैं, लेकिन वो अपने पास में रखते हैं, जबकि शेड्यूल्ड बैंक किसके पास में रखते हैं, आरबीआई के पास में रखते हैं। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर साइज, कवर अ लिमिटेड रेंज एंड हैव एडिशनल फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट एज वेल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक में डिफरेंस क्या क्या है, तो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अभी बताया कि जो मीनिंग है, मीनिंग से ही पता चल जाता है कि पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपीज़ चाहिए शेड्यूल्ड बैंक को, और जो वो क्या नाम है इनका, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, उनको कोई इस टाइप का कैपिटल वगैरह के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को उस वे में फॉलो नहीं करे सेकंड शेड्यूल में जो है वो। जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको सीआरआर मेंटेन रखना होता है, जबकि उनके लिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक के लिए ऐसा है कि सीआरआर तो मेंटेन रखेंगे लेकिन अपने पास में रखेंगे। इनका जो सीआरआर है, वो शेड्यूल्ड बैंक का जो सीआरआर है वो आरबीआई के पास रहता है। ठीक है, और शेड्यूल्ड में आ जाता है, तो पता है हमें कि आरबीआई एक 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो भी लिस्टेड है वो सारे क्या हो गए, शेड्यूल्ड बैंक। जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। मेंबर क्लियरिंग हाउस या शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का नहीं हो सकते। बोरोविंग, ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई से बोरोविंग ले सकते हैं, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई से बोरोविंग नहीं ले सकते। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया सच एज, कॉमर्शियल बैंक भी होता है, अभी बताया था जो हमारा डायग्राम था उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कवर कराया है इसको कि किसके अंडर आते हैं शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी हमारा मेजर फोकस कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक पर ही रहेगा। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, एनी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डील्स विद द डिपॉजिट एंड लोन्स बिजनेस। ओके, तो ये सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक इशूज बैंक चेक्स एंड ड्राफ्ट एंड एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। ओके, तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड्स हाईलाइट कर देने हैं। ओके, क्या कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं इसमें करूँगा तो ये मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा सही नहीं लगेगा, बिल्कुल काट पीट बीच पाच हो जाएगा सब कुछ, है ना। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा कॉमर्शियल। थ्रू इंस्टॉलमेंट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स वगैरह ये सारी सुविधा हमें प्रोवाइड कर रहे थे। कॉमर्शियल बैंक आल्सो सर्व एज अ मनी लेंडर्स। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आल्सो प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट की वेराइटी, मतलब कितने प्रकार के डिपॉजिट अमाउंट थे, वो सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग चेकिंग, सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट। द इंस्टीट्यूशन आर रन फॉर प्रॉफिट एंड आर ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब 7-8 लोगों का या 8-10 लोगों का ग्रुप होगा, उनसे रन होते हैं, और ये
पर्टिकुलरली अपने प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट से आपको ये आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। पब्लिक सेक्टर बैंक में होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI, BOB वगैरह सब हमने काउंट कर लिया था। दे आर बैंक विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स अ मेजोरिटी स्टेक, ठीक है। जिसमें पब्लिक सेक्टर में सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर वही हो गया जहाँ पे ग्रेटर देन 50% प्लस वन, ओके 50% प्लस वन मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की हो तो उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, SBI वगैरह, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, द मेजोरिटी ऑफ बैंक शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा शेयर की जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 45 या 50% जो है 50% से ऊपर जो है वो गवर्नमेंट स्टेक रखेगी अपना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके हाथ में होता है ऐसा। दिस बैंक्स आर सेटअप एज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा UPSC अगर पूछ ले कि लिमिटेड लाइबिलिटी को कॉरपोरेशन में कौन कौन काउंट होते हैं तो आपको 3-4 बैंक कटेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये तो होगा ही होगा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइप से आप कैंसिल कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूड्स ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, अदर etc, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। यहाँ पे RBI पहले UPSC ने कई बार क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना। रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ विद द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑन September 26, 1975 एंड द RRB एक्ट 1976 विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर, ठीक है। जो रीजनल रूरल नाम से ही पता चल रहा है कि रूरल के लिए स्पेशली आए हैं और रूरल में ही हमारा मेजर ऑफ द एग्रीकल्चर सेटअप चलता है और अदर रूरल एक्टिविटीज़ जो होती है उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी के लिए इन लोन्स को लाया गया था, ठीक है। इस बैंक को इन बैंक्स को लाया गया था। RRB कैन ओनली ऑपरेट इन दिस ऑन RRB can only operate in the area that have been designated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो GOI है, एज कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, ठीक है। तो ये वहीं पे काम करेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कहेगी, उन्हीं एरियाज में ये काम कर सकती है। RRB आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सरकार जो भारतीय सरकार है उसकी तरफ से ना जॉइंटली ओन्ड होती है। द रिलेवेंट स्टेट, ठीक है, तो बता देता हूँ RRB में स्टेक किस किस का होता है, ठीक है। आप इसमें नीचे 3 एरो बना दो। GOI का होता है, SI का होता है स्टेट गवर्नमेंट, SG का होता है स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसमें तो इसका रेस्पेक्टेटिव जो परसेंटेज भी होता है 50% समथिंग कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, 15% समथिंग उनका होता है, 35% स्पॉन्सर बैंक जो होती है उनका होता है रेस्पेक्टेटिव में, ठीक है। फॉरेन बैंक क्या होती है, तो दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर इन अनदर कंट्री बट दे हैव ब्रांचेज इन अवर कंट्री, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो इस चीज़ को। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड HSBC, सिटी बैंक, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आप इनको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, द स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB जो होती है प्राइवेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं। दे प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड सेगमेंट सच एज स्मॉल बिजनेस। मतलब रीजनल रूरल के लिए तो आप ले आएंगे, चलो ठीक है, आप एग्रीकल्चर या रूरल से रिलेटेड, लेकिन अदर और भी पैरामीटर्स है जहाँ पे लेंडिंग की ज़रूरत होती है, जैसे स्मॉल बिजनेस यूनिट, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारा इंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है तो वहाँ पे लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज बट विदाउट एनी जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन, अनलाइक रीजनल रूरल बैंक। मतलब जैसे रीजनल रूरल बैंक जो है उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता रखा है कि आप इन एरिया में ही काम करेंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करेंगे, लेकिन SFB के लिए ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, जहाँ चाहे वहाँ अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स बैंक, पेमेंट बैंक इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बैंक दैट परफॉर्म ओनली द लिमिटेड बैंकिंग फंक्शन परमिटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, ठीक है। ये ध्यान रखना कि है ना क्या बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक जो है वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखोगे RBI 1934 का एक्ट, ठीक है, उसकी सेकेंड शेड्यूल। लेकिन जैसे ही पेमेंट बैंक की बात आएगी आपको याद रखना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विस, क्या क्या सर्विसेज पेमेंट बैंक देता है, तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, पेमेंट एंड रेमिटेंस की सर्विस देता है, इंटरनेट बैंकिंग देता है एंड एक्टिंग एज अ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस फॉर द अदर बैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज। दे आर इनिशियली परमिटेड टू कलेक्ट डिपॉजिट of up to
Rs 1 lakh per individual, ठीक है. They can help with money transfer as well as insurance and mutual funds. Furthermore, they can only issue ATM, debit cards, not credit cards, ठीक है. ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, बाकी डेबिट कार्ड और ATM वगैरह दे सकते हैं, ठीक है. उसका दे आर नॉट परमिटेड टू स्टेबलाइज subsidiary to provide non-banking financial services. More importantly, they are not permitted to engage in any lending activities. ठीक. अब आप इस चीज़ को समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ठीक है. उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है. एक ब्रांच है, सेंटर ब्रांच, बाकी कोई ब्रांच नहीं है उसकी. आप कभी भी उसका IFSC कोड डालेंगे तो आपको एक ही कोड डालना है, सबका IFSC एक ही होगा, समझा. तो ये उस टाइप की चीज़ है कि ये जो है इनकी कुछ ऐसी कोई सब्सिडरी ब्रांच नहीं होती. अब आते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक पे. ये हमारे कॉमर्शियल बैंक सारे हो गए. अब कोऑपरेटिव बैंक. अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी दैट इज ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर हु आर आल्सो एज अ कस्टमर, ठीक है. मतलब जो इसके कस्टमर होते हैं वही इसके मालिक भी हो जाते हैं, ठीक है. सिंपल सी बात है कोऑपरेटिव बैंक पे. Cooperative banks are frequently formed by people who belong the same local or preferential community or who share a common interest, ठीक है. मतलब कुल मिला के कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन एरिया वाले लोगों के ऊपर बेस्ड होता है. कोऑपरेटिव बैंक्स टिपिकली ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर्स. लोन्स, डिपॉजिट, बैंकिंग अकाउंट्स, इटीसी सब कुछ ये देते हैं, ठीक है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू. अब कोऑपरेटिव बैंक भी है, वो भी 3-4 प्रकार से डिवाइडेड है. कौन सा? अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड उसके बाद में आता है एरिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है. तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि रूरल कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल, ठीक है. इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रीजनल रूरल कहाँ काम करते हैं. मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेटेड करती है, उसी के अंदर ये काम कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं? रूरल सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर वगैरह के फाइनेंस के लिए, ठीक है. उसके बाद आता है, हम अब चलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे, ठीक है. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, दिस बैंक्स आर फॉर्म्ड एंड रन at the district level and they are at the top of cooperative credit ladder, ठीक है. The RBI found cooperative institution through state cooperative banks SCB. These banks are also receive loans with interest rates ranging from 1% to 2% lower than the typically bank rate. अब आते हैं हम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक. प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया, ठीक है. जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया है उनमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं. एज रिजल्ट दे आरंट क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है. ये जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से क्लासिफाइड नहीं हो सकते, ठीक है. RBI एंड IDBI प्रोवाइड कंसेशनल रेफरेंस सर्विस टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है. IDFC का नाम, IDBI का आपने नाम सुना होगा. RBI जो है वो तो सेंट्रल RBI बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना. UPSC अगर स्टेटमेंट देते हैं कि RBI एक बैंक है तो नहीं है भाई, RBI बैंकर्स ऑफ द बैंक है, ठीक है. ये ध्यान रखना. ऑपरेटिव बैंक ऑन अ रेगुलर बेसिस अलाउइंग देम टू ऑफर होम लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स स्मॉल enterprises, ठीक है. एरिया डेवलपमेंट बैंक, दे आर द टाइप ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल. दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फाइनेंस टू फार्मर फॉर डेवलपमेंट गोल्स. दे आर प्रीवियसली रेगुलेटेड बाय बोथ ऑफ द RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट. सिंपल सा है, इसमें आप हाईलाइट कर सकते हो कि ठीक है RBI और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रेगुलेट करती हैं और फार्मर्स और डेवलपमेंट गोल्स के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. अगर द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज रिसेंटली गिवन दिस रोल नाबार्ड, ठीक है. नाबार्ड जो है वो एक नाबार्ड को आप अभी एक टैग मिला है, वो क्या है? एरिया डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स इज मेट्रोपोलियन एंड सेमी अर्बन एरिया are referred to as this. Previously, the reach of such bank was limited, but it has recently been greatly expanded. The help small bank borrower and business with loans and services, ठीक है. बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया. अब इसमें क्या है, हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इशू क्या है एंड वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं. तो मैंने आपको बोला था कि मैं आज बैंक पूरा कराऊंगा, ठीक है. कल चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड ये जो है ये मैं शायद कल कराऊंगा, ये मैंने आपको कहा था. बट जितना मैं देख पा रहा हूँ कि शायद हमारे पास में टाइम है तो हम इनको कवर अप कर सकते हैं. लेकिन मेरा मानना यही है कि हम इसको कल कवर करेंगे कि क्या सीन है, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया. आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से चलेंगे. द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस चेयरमैन कौन थे? मिस्टर वेरप्पा मोइली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट
ऑन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। उसमें क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। इन्होंने एनपीएस की बात करी है, ठीक है, उसमें इन्होंने एनपीएस की बात करी है, ठीक है, हाई वॉल्यूम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बढ़ रहा है उसका, लोअरिंग ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट CRAR जिसकी हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट है उसकी बढ़ना, उसको बढ़ाना चाहिए। बैंक अंडर प्रमोटेड PCA जो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसके ऊपर बात करी गई है, ठीक है। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है CRT, उसके ऊपर बात करी गई है। PCBs की बात करी गई है, ठीक है। तो ये हम अब कल करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी, जो समझनी भी पड़ेंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना सकता है, हालांकि मेंस के लिए है पूरा, ठीक है। तो हम इसकी बात कल करेंगे। आज हमारा इतना टॉपिक था जो कि मैं आपको बताना चाहता था। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम मोहित जैन है, ठीक है। और मैंने यूपीएससी अपने 3 अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, 2019 से प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। और अभी मेरा MA इन इकोनॉमिक्स ख़त्म हुआ है और अब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। अभी मैं फ़िलहाल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा हूँ और अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। मैं पूरा PYQ एनालिसिस और मेंस के एनालिसिस के साथ में आऊँगा। मैं जब भी कोई टॉपिक डालता हूँ, हालांकि मेरा ये टॉपिक कल डालने का था लेकिन मैंने कल इसको पोस्टपोन किया। रीज़न बिहाइंड इट, 1-2 इशू थे सब्जेक्ट को लेकर, तो मैंने बोला पहले पूरी अच्छे से रिसर्च करी जाए, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो स्टूडेंट को मिसगाइड करे, क्योंकि ये तो मैंने भी फेस किया है कि मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से नहीं क्रैक हो पा रहा है। वो JS मिल एक बात कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग कोरा कागज़ का पन्ना होता है, उसे वो टेबुला रासा बोलते हैं। फिलोसोफर है, इकोनॉमिक्स में भी उनका एक थ्योरी है, तो वो काम आएगा आगे जाके, मैं बताऊंगा जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, जब आप इकोनॉमिक्स मेंस के लिए प्रिपेयर करो तो वहाँ काम आती है। तो वो बोलते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कोरा कागज़ का पन्ना होता है, उसको जैसा आप बताओगे वो वैसा ही करता जाएगा। तो वैसे ही एक यूपीएससी का फ्रेशर होता है ना जब एस्पिरेंट, तो उसे कोचिंग वाले या जो भी जैसे भी गाइड करेंगे वो मान लेगा, वो उसी पे फॉलो करता चलेगा। तो कई बार क्या होता है ना, इतनी सारी चीज़ें पहली बार में बता देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको सीढ़ी बाय सीढ़ी नहीं चढ़ाते, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना होता है, ठीक है। और एक साथ में सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करवा दिया जाएगा तो आपका निकलेगा नहीं, आप एक साथ में सारे टॉपिक नहीं समझ सकते, एक एक करके टॉपिक समझेंगे। ये मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ 20-20, 25-25 मिनट के, आप इन्हें आराम से देखिए, इनसे क्वेश्चन मरेंगे और मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज़ भी डालूंगा कि क्या है और कैसे है। PYQ पूरा एनालिसिस 25 ईयर का जो मैंने किया है, पूरा टाइम दिया इसको मैंने पिछला 1 साल PYQ एनालिसिस पे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और PYQ अगर आप कर लेते हैं और आप अपना MCQ एप्टीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि प्री में तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपने देखा होगा ना कि जिनका प्री निकलता है उनका बार बार निकलता है और जिनका नहीं निकलता उनका निकलता ही नहीं है। तो वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मेरे को लगता है PYQ एनालिसिस की कमी और दूसरा MCQ एप्टीट्यूड डेवलप ना होना, ठीक है। और एक फोमो भी रहता है कि यार कहीं ये ऑप्शन में गलत करूँगा इस बार, कहीं UPSC ने ये चीज़, ऐसा तो नहीं है कि डेटा वाली चीज़ें राइट कर दी हो, ऐसा होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, 25 सालों के पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली कि जो चीज़ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है वो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, चिल रहो, ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ों को कवर करते जाओ। वैसे टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 6 महीने बचे हैं। इकोनॉमिक्स पे सीरीज स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था कि जो भी 4-5 पेज की PDF बनती है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ले सकते हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ जब आपके 1200 पन्ने की PDF होगी तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे उसे। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाए। हालांकि थोड़े दिनों में थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा, एक पर्टिकुलर लाइव सेशन टाइप की चीज़ें लेके आऊँगा ब्लैक बोर्ड वगैरह पे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर UPSC, ऑल द बेस्ट, बाय।